नमस्कार दोस्तों। पहाड़ी लोक कथाएं यहाँ की प्रकृति की तरह ही खूबसूरत और गहरी होती हैं। हम यहाँ कुमाऊनी लोक से चुनकर ऐसी ही कुछ कहानियां लेकर आए हैं। ये कहानियां इसलिए कि कहानियों का असर गहरा होता है, इसलिए कि इनकी मदद से हम स्कूली बच्चों को और अधिक आसान और रोचक तरीके से समझा सकें उनकी अपनी किताबों में बसी दुनिया को। तो आइए हम आपको ले चलते हैं क्रिएटिव लोक की दुनिया में। ऐसी लोक कथाएं जिनमें बेशक है कहानियों का रोमांच, लेकिन गणित से लेकर विज्ञान, भूगोल से लेकर इतिहास और जिंदगी के अलग अलग सबक भी। आइए इस सीरीज में ऐसी ही एक कहानी से रूबरू होते हैं, काफल पाको मैं नीचा को। ये बात बहुत पुरानी है, उतनी ही पुरानी जितनी पुरानी अक्सर लोक कथाएं हुआ करती हैं। पहाड़ी वादियों में बसे किसी गांव में एक विधवा महिला रहती थी। नाम था कफुली। कफुआ जैसी ही थी बचपन में, फुदकती उछलती, सुंदर और मिठास भरी मयाली बोली वाली लड़की, सबकी लाडली। जितनी लाड से उसका नाम कफुली पड़ा था, उतने ही दुखों से भरता गया उसका जीवन। ससुराल में न खास जमीन जायदाद थी, न किसी बड़े सयाने का सहारा। वह जल्दी विधवा भी हो गई थी। एक प्यारी सी बेटी मयाली ना होती तो शायद उसके जीने की कोई वजह भी ना होती। वह उसी के लिए जी रही थी। एक अबला स्त्री के जीवन के सारे दुख कफुली मयाली का मुंह देखकर भूल जाती। तो हमारी ये कहानी इन्हीं दो किरदारों के बीच की है। परिवार में वे दोनों ही तो थे। दुश्वारियां तो थी, लेकिन छोटी छोटी खुशियां भी, एक दूसरे का सहारा भी। वे एक दूसरे का सहारा क्या थे, एक दूसरे का पूरा संसार थे। एक के बिना दूसरे की दुनिया ही न थी। चलिए उतरते हैं कफुली और मयाली के संसार में। ऋतुएं आती जाती, मौसम बदलते, माँ बेटी की जिंदगी में कोई बदलाव ना आता। सूरज आता और सिर के ऊपर से गुजर कर डूब जाता। बारिश होती और पानी बरसकर निथर जाता। पानी कम बरसे या ज्यादा उन्हें क्या, कौन सा उनकी खेती बाड़ी थी। कहीं इजर में 4 दाने मडवे छिड़क दिए, बंदर सुअर से जो बच गया हाथ लग गया। कहीं सैलौट के किसी खेत में 2-4 सूपा जो उग गया, वही साल भर पेट का गुजारा हुआ। ह्यून, चौमास, रूड़ जैसे सबके लिए आते हैं, उससे पीड़ादायी गरीब के लिए होते हैं। ये दुख तो लगे ही थे। अच्छी बारिश जरूर सुकूनदायी होती। कंदमूल फलों से जंगल पेड़ पौधे लद जाते तो उनके लिए भी प्रकृति कुछ इंतजाम कर पाती। लिंगुड़, चौ, झनकार, पिनालू के नौले, तिमुली के दाने, बेड़ू, घिंघारू, काफल उनको भी मिल जाते। जंगल से ये सब इकट्ठा कर कभी कुछ अदल बदल हो पाती तो पेट में कुछ अन्न के दाने भी पहुंचते, वरना जंगल से जो मिला उसी से पेट भरा जाता। ऐसे ही उनकी गुजर बसर होती रही। चैत बैशाख की अपनी ही रंगत होती है। कफुआ यानी बुरांश के फूल पूरे धूरे पर छा जाते हैं। वहीं कहीं से कफुआ पक्षी की कूक जंगल की हवाओं में घुलती सुनाई देती है। और इसी के बीच पकता है रसीला काफल। खट्टेपन के भीतर मिठास छिपाए इन काफलों का रस जिस भी जीभ को लग जाए वो लत में पड़ जाए। पर कफुली और मयाली के लिए ये महज जीभ की नहीं, पेट की भी खुराक थी। काफल तो उसका फल होता है जो पेड़ में चढ़ सके। कफुली ने यही सीखा था। वह काफल चुनती, टोकरी भरती, टूटी फूटी टोकरी के किनारे कफुआ का एक फूल रोपती और लाल लाल सजी टोकरी के काफल अदल बदल कर अपना और बेटी का पेट भरने का जुगाड़ बनाती। ऐसा रोज भले ही ना हो पाता हो, पर उम्मीद न छूटती। भरी टोकरी के बदले कम मात्रा में ही सही अन्न के दाने मिल जाते तो उनके चूल्हे से भी धुआं उठता। अपनी किसे थी, एक काफल भी मुंह में डालती तो बेटी गले लग जाती। फिर काफल कौन सा अलभ्य थे, पर इन्हें खाकर मुंह का स्वाद तो बदला जा सकता है, लेकिन पेट भरने के लिए तो अन्न ही चाहिए। वो नहीं खाती तो बेटी कैसे खा लेती, वो तो उसके संघर्षों की साथी थी। शायद माँ की मंशा भी जानती हो।
चटपटे स्वाद के लोभ से मचल जाए ऐसा बचपन उसने जिया ही कब था। तो उस दिन भी बेचारी बिना खाए माँ की टोकरी में काफल इकट्ठी करती गई। काफल की फूल सी सजी टोकरी को सिर पर रखकर कफूली घर को चली तो पीछे पीछे बेटी भी चल पड़ी। दोपहर चढ़ते चढ़ते सूरज अब और खिल गया था। धीरे धीरे उसकी तपिश बढ़ रही थी। काफल से लदी फूलों से सजी टोकरी घर पहुंची। भीड़ी के कोने में एक ओट में संभाल कर रख दी गई। सूरज की रोशनी को वहां पहुंचने में अभी कुछ समय था। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। भीड़ी पर सुस्ता रही इस टोकरी को कफूली के सिर पर फिर से एक बार और यात्रा पर निकलना था। लेकिन उससे पहले कफूली को कुछ जरूरी काम भी निपटाने थे। अकेले का कारोबार क्या काम नहीं होता, सब कुछ ही होता है। कफूली ने बेटी को टोकरी की देखभाल के लिए तैनात कर दिया और बोली, काफल मत खाना, ये घटने नहीं चाहिए। बेटी भी माँ के मन की बात जानती थी। फिर ऐसी सजी टोकरी को भला कौन बिगाड़े। कफूली जाने से पहले काम निपटाने लगी, लेकिन जल्दी जल्दी करते भी उसके काम नहीं निपटे। इधर घर पर बेटी अकेली थी। टोकरी को एक टक देखती रही। वो भूखी तो थी, लेकिन माँ के शब्द उसके कानों में बार बार गूंजते, काफल मत खाना, ये घटने नहीं चाहिए। इसी सब में जाने कब उसकी आंख लग गई। और इधर सूरज और चढ़ाया तो भीरी का जो किनारा अब तक छाया में था, तीखी धूप की जद में आ गया। चैत बैशाख की धूप हुई। थोड़ी ही देर में अपना काम कर गई। रसीले काफलों का पानी भाप बनकर उड़ता रहा। वे थोड़ा कम नजर आने लगे। थकी मांदी भूखी प्यासी लेकिन उम्मीद से भरी कफूली जब घर पर पहुंची तो बेटी सोई हुई थी। जैसे ही उसकी नजर काफल की टोकरी पर पड़ी, तूने काफल खाए? कफूली का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने मयाली को झकझोरते हुए उठाया, फिर पूछा, तूने काफल खाए? अधखुली नींद में ही मयाली ने समझने की कोशिश की कि माँ क्या पूछ रही है। उसने जवाब दिया, मैंने तो काफल चखे भी नहीं। यह सुनकर कफूली का पारा और चढ़ गया। उसने आव देखा न ताव रोते हुए अपनी बेटी को जोर से थप्पड़ मारा। उत्तर फिर वही मिला, मैंने काफल चखे भी नहीं। एक तो काफल खा दिए, फिर झूठ भी बोलती है। कफूली का गुस्सा और बढ़ता ही गया। उसने अपनी बेटी की बेसुध पिटाई शुरू कर दी। बेटी हतप्रभ देखती रह गई। रोते रोते कहती, माँ मैंने नहीं चखे। लेकिन माँ को न जाने आज क्या हो गया था। बदहवास रोती, उसे झकझोरती, मारती। नन्ही सी जान रोती सुबकती और कहती, मैंने नहीं चखे। अचानक लड़खड़ाई, गिरी, फिर कभी ना उठी। मैंने काफल नहीं चखे कि यह करुण चीत्कार सुन जैसे प्रकृति भी रो पड़ी। ये चीत्कार कुकू पक्षी ने भी सुनी। बारिश की टेढ़ी तिरछी फुहारें गिरी, टोकरी में भी पड़ी। पानी के छींटे पड़ते ही काफल फिर से तरोताजा हो उठे, पहले जितने ही फूल गए। इधर कफूली को भी होश आया, बात भी समझ में आ गई। काफल की अब किसे पड़ी थी, लेकिन वे टोकरी भर हो गए थे। दुख और पश्चाताप के आंसू फूट पड़े। कफूली दहाड़े मार कर रोई, पर प्राण जो उसने अपनी बेटी के ले ही लिए थे, खुद के भी त्याग दिए। निश्चित पड़ी माँ बेटी के साथ पड़ी थी कफुआ के फूलों से सजी काफल की टोकरी। यह करुण दृश्य देखकर पक्षी भी रो पड़े। कहते हैं तब से कुकू पक्षी काफल के पकने की सूचना देने आते हैं और याद दिला जाते हैं, मैंने नहीं चखे, काफल पाको मैं नी चाखूं। और घुघुती भी उनका साथ देती है। पश्चाताप भरी करुण उदास आवाज में कहती है, पूर पुतई पूर पूर, यानी पूरे हैं, पूरे के पूरे पूरे। आज भी चैत बैशाख में पहाड़ों में पक्षियों की ये आवाज सुनी जा सकती है। काफल पाको मैनी चाखो कथा एक हृदयस्पर्शी लोक कथा है। इतनी मार्मिक है कि कुमाऊं के हर घर में सुनाई जाती है। कथा के सभी तत्व इसमें मौजूद हैं। भाषा विकास के नज़रिए से ऐसी कथाएं महत्वपूर्ण होती हैं। इस कथा की मुख्य घटना काफलों का घट जाना
और फिर बढ़ जाना है। यह विज्ञान का वाष्पोत्सर्जन व अवशोषण का सिद्धांत है, जो निचली कक्षाओं में विज्ञान विषय की विषय वस्तु है। कक्षा में ऐसे प्रसंग आते ही रुककर चर्चा की जा सकती है। इससे कहानी का आनंद बाधित हो जाएगा, ऐसी चिंता नहीं करनी चाहिए। आपने देखा होगा अच्छे किस्सागो ऐसा करते भी हैं। बच्चों का या आ बोलना या इसे हुंकार करना कहते हैं। किस्सागो के साथ संवाद दोहराना, सवाल करना दरअसल श्रोताओं को सक्रिय करने के तरीके हैं। इसे सीखकर कहानी का आनंद बचाते हुए शिक्षण कक्षा को जीवंत बना देगा। काफल की टोकरी में पहले धूप नहीं पड़ रही थी, फिर क्यों पड़ने लगी होगी? सूरज सिर के ऊपर से गुजरकर डूब जाता है जैसे संवाद चर्चा को पृथ्वी के परिक्रमण तक ले जाते हैं। ऋतु परिवर्तन भूगोल शिक्षण की महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 का पाठ निर्धनता एक चुनौती पढ़ाते समय भोजन के लिए मोहताज माँ बेटी का जीवन व निर्धनता से संवेदनहीन हो गई कफूली छात्रों को संवेदित भी कर देगी। तब वे गंभीरता से विषय वस्तु को समझ भी पाएंगे। सूरज की किरणों का कोण बदलना विज्ञान के साथ साथ गणित का भी संबोध है। यह कहानी गणित के बुनियादी संबोधों आगे पीछे, कम ज़्यादा, हल्का भारी, ऊपर नीचे आदि पर चर्चा के स्वाभाविक अवसर उपलब्ध कराती है। ऐसी ही कथाएं किताबों की खिड़कियां खोलकर परिवेश देखने के मौके देती हैं। अंक रहित गणित और गणितीय मस्तिष्क का निर्माण लोक कथाओं में अवसर मिलते ही करना चाहिए। कथा शुरू से अंत तक बांधे रखती है। ध्यानाकर्षण के साथ मुहावरों आदि पर चर्चा करते हुए भाषाई शिक्षण के लिए तो बहुत उपयोगी है ही। उम्मीद है इसका उपयोग कक्षाओं में किया जाएगा।